अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अदलिया से उम्मीदें और अदलिया से मुतालबात इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर बन गया है। नून लीग अदलिया से सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुबैना ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर नून लीग पर अदलिया को ब्लैकमेल करने के और मुहिम चलाने के इल्जाम लगा रही है। जबकि अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक्स पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हुए मेरी जो बातचीत कर रहा था मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उस लाइन का टेप किया गया और जो मेरी आजम खान से बात हो रही थी उसको डॉक्टर करके और उसको रिलीज किया गया। हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ है। हमारी अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एक पूरी माशरे में एक बीमारी फैल गई है। किसी को ब्लैकमेल करना होता है, उसकी टेप निकलाती है, डीप फेक वीडियोस बनी हुई हैं जो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। मैं 3 अपने सीनियर पार्टी लीडर्स जानता हूं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इमरान खान आज ये कह रहे हैं कि गुफ्तगू रिकॉर्ड करना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, कोई किसी का फोन टैप नहीं कर सकता। मगर अहम बात यह कि इमरान खान खुद माजी में कहते थे कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है कि वो लोगों के फोन टैप करें। दूसरी तरफ नून लीग भी अदलिया से ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर रही है, जबकि नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कल सीनियर सहाफी सलीम साफी को दिए गए इंटरव्यू में यह दावा भी किया है कि इस वक्त अदलिया में साबिक DGI जनरल फैज हमीद की बाकियात मौजूद हैं जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रही है। अदालत बार बार एक शख्स को रिक्वेस्ट कर रही है कि तशरीफ़ ले आएँ, वो शख्स आने का नाम नहीं ले रहा। तो सहूलतकारी तो आज भी उसकी हो रही है और उसकी वजह से नहीं, तो आप तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, तो फिर सहूलतकारी कहाँ से हो रही है? सहूलतकारी जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट थी उसकी बाकियात से हो रही है और उसकी वजह ये है कि इनके इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं। परसों जो परवेज़ इलाही साहब की लीक्स आई हैं जिसमें वो जजेस के नाम लेके कह रहे हैं कि ये बेंच ये बना दें, मैंने बहुत पहले कहा था यहाँ बेंच फिक्सिंग हो रही है। तो आज आप बताएं बेंच फिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही? मरियम नवाज अदलिया पर बेंच फिक्सिंग और इमरान खान की सहूलतकारी का इल्जाम लगा रही हैं, जबकि यही इल्जाम नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने भी अदलिया पर लगाया है। हुकूमती रहनुमाओं का इल्जाम है कि अदालत बार बार इमरान खान को तलब कर रही है मगर वो पेश नहीं हो रहे। मगर अब इतलात हैं कि इमरान खान ने पीर को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला किया है, जबकि इमरान खान बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं और फवाद चौधरी के मुताबिक अब तक 12,000 कारकुनान ने इस तहरीक के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। लेकिन ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि जो कारकुनान रज़ाकाराना खुद गिरफ्तारी देंगे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने और आसमा शिराजी साहबा ने। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि ऑडियो टैप करना जो है वो गलत है, गैर कानूनी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पहले उनका मौक़िफ़ कुछ और था जब वज़ीर आज़म थे, और जब किसी और की ऑडियो लीक्स टैप होती थी तो वो कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात करनी चाहिए अदालत को। दूसरी तरफ नून लीग का ये मुतालबा है कि जो मुबैना ऑडियो लीक्स आई हैं जज से मुतल्लिक, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए मामला। आपको लगता है कि इसका नोटिस लेना चाहिए अदलिया को? शहजाद भाई, बात यह है कि हम तो कई साल से कह रहे हैं कि जजेस के, जर्नलिस्टों के और जो पॉलिटिशियंस हैं इनके टेलीफोन टेप होते हैं, तो ये कौन टेप करता है? तो मैंने तो खुद ज़ाती तौर पे बहुत से झूठे केस भी भुगते हुए हैं और 7-8 साल तक केसेस भुगते हैं जी। एक टेप आ गई, उस टेप की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया, मैंने तो उसका सामना किया और फिर वो फोरेंसिक टेस्ट हुआ तो वो जैली निकली। तो एक जर्नलिस्ट अगर इस तरह के इल्जामात का अदालतों में सामना कर सकता है तो ये जज साहिबान क्यों नहीं कर सकते? मैं छोड़ दें नून लीग क्या कह रही है और इमरान खान क्या कह रहे हैं, तो बात यह है, मैं तो मिसाल दूंगा सीधी सी कि काफी साल पहले जब जस्टिस कयूम साहब की एक ऑडियो लीक आई थी तो उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, चुप करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया ना, तो ये इखलाकी जुर्रत दूसरे लोगों को भी दिखानी चाहिए। चले इस्तीफा नहीं देते तो अब ये तो ना करें कि वो उसके बहाने बनाने शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में जब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ यही इमरान खान साहब की हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी के जरिए रेफरेंस एक फाइल किया था,
और उस रेफरेंस को जब चैलेंज किया तो 10 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा था। बेंच की सरबराही कर रहे थे उमर अताब बंदयाल साहब जी। और उस बेंच के सामने काजी फायज ईसा साहब ने भरी अदालत में बताया कि मेरे टेलीफोन टेप होते हैं, और उनके वकील थे मुनीर मलिक साहब, उन्होंने बहुत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि जी किस तरह एक जज के टेलीफोन टेप हो सकते हैं। न सिर्फ जज के टेलीफोन टेप हो रहे हैं बल्कि उनकी फैमिली के भी टेलीफोन टेप हो रहे हैं, और ये आर्टिकल 9 की भी खिलाफवर्जी है, ये आर्टिकल 14 की भी खिलाफवर्जी है। और याद करें कि उस वक्त कौन साहब जो हैं वो डिफेंड कर रहे थे उस रेफरेंस को, और कौन साहब जो हैं वो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ आर्गूमेंट्स दे रहे थे। यही हुकूमत थी, इसके वजीर कानून थे फरोग नसीम साहब, और बाहर मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ने मुहाज संभाला होता था। उस वक्त इमरान खान साहब को ये क्यों नहीं याद आया कि जनाब जजों के टेलीफोन नहीं टेप होने चाहिए। तो इमरान खान साहब की और आजम खान साहब की अगर गुफ्तगू टेप हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो बताएं ना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो किसके हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस काजी फायज ईसा के टेलीफोन टेप करती थी, और फिर वो जो शहजाद अकबर साहब हैं वो उनकी गुफ्तगू की बुनियाद पर फिर वो एफबीआर से बातचीत करते थे, एफबीआर से उनका रिकॉर्ड निकलवाते थे। तो आप तो खुद जो है वो जजों को और उनकी फैमिलीज को हरास करते रहे हैं, उनके टेलीफोन टेप करते रहे हैं। आज आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान में बड़ी आइन की खिलाफवर्जी हो रही है और जज हजरात जो हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आज भी अगर किसी जज का टेलीफोन टेप हुआ है तो उसकी भी इंक्वायरी करवाएं, लेकिन इमरान खान साहब जो है इनसे भी पूछा जाए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो किससे पूछ के जस्टिस काजी फायज ईसा के टेलीफोन टेप करती थी। सिर्फ सिलेक्टिव मुतालबा ना करें इमरान खान साहब, इनफ इज इनफ। अगर आप बात करनी है तो फिर सबकी होगी, फिर आपकी भी होगी कि आप पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर फोन टेप करती है तो आप उनको डिफेंड करते थे, अब आपको क्या तकलीफ है? तो पहले अगर गलत हो रहा था तो आज भी गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि उन्हीं हेयरिंग्स में मुनीर मलिक साहब ने यह भी कहा था कि कोई भी हुकूमत अगर किसी जज का फोन टैप करे तो उसको घर चला जाना चाहिए, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस जुमले को इस्तेमाल कर रही है कि किसी भी हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। तो आसमा शिराजी साहबा, आपको लगता है कि अदलिया को दोनों बातों का नोटिस लेना चाहिए? जो मुबैना ऑडियो आई है जज साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें परवेज इलाही साहब से वो बात कर रहे हैं, उसकी भी क्या तहकीकात होनी चाहिए कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक जाना चाहिए? ये मुतालबा बहरहाल पाकिस्तान बार काउंसिल भी कर रही है। और दूसरा जो इमरान खान कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है कि आप लोगों का फोन टैप करें, इसकी तहकीकात का मुतालबा भी वो सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब आधा सच बोलते हैं, पूरा सच नहीं बोलते, और वो अपनी पसंद का सच जो है वो कहना पसंद करते हैं। मसलन वो ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये गैर कानूनी है। लेकिन अगर उनका दौर होता और इसी तरह की कोई टैप आती किसी और पॉलिटिकल पार्टी जो कि उनकी अपोजिशन में है, तो वो क्या करते? आपको अभी हामिद मीर साहब ने एग्जाम्पल दी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ क्या हुआ, फिर आप देखिए उनके खानदान के साथ क्या हुआ, उनके ऊपर जो सदारती रेफरेंस किया बेबुनियाद झूठ की बुनियाद के ऊपर किया। तो अगर आज ये सच है तो ये सच ये भी तस्लीम करें कि वो जो गुफ्तगू मसलन वो कंटेंट को गायब कर देते हैं, वो माइनस कर देते हैं उस मवाद को जो कि उस गुफ्तगू के अंदर है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये गैर कानूनी है, मगर वो जो गुफ्तगू हो रही है वो किस हद तक कानूनी है उसके ऊपर उनको जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन वो स्किप कर देते हैं। डोगर साहब की टैप आती है तो उसके ऊपर वो यास्मीन राशिद साहिबा, जिनका मैं बड़ा एहतराम करती थी, वो ये फरमाती हैं कि ये मेरा हक है कि मैं बात करूं। आपको किसने हक दिया है कि आप एक सरकारी अफसर को ये अहकामात दें कि वो कब ऑर्डर ले रहे हैं, कब आके कर रहे हैं और उनकी क्या प्रोसीडिंग्स हैं? और अगर ये दुरुस्त चीजें हैं तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब को भी बैठ के टेलीविजन के ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए कि हाँ ये जो है वो हम इसके ऊपर फ्रॉन्सिक करवाएंगे और इंक्वायरी करवाएंगे। कितनी इंक्वायरियां हुई हैं इससे पहले, कितनी तहकीकात हुई है, कितनी ऑडियो लीक्स हुई हैं? तो मेरा ख्याल है कि हम एक ऐसी जगह पे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इस वक्त खुद जुडिशरी का किरदार है। क्या अदलिया का कॉन्डक्ट ये होना चाहिए, अगर उनके ऊपर इल्जामात भी हैं, अगर ये गलत इल्जामात भी हैं, ये झूठ भी है, ये बेबुनियाद भी है, तो जज साहिबान को खुद आगे आना चाहिए और ये बताना चाहिए किस मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर ऐसे होता है कि जज साहिबान की ऑडियोज आएँ और वो चुप करके बैठे रहें, या वो ना तरदीद करें, ना वो इसकी तहकीक करें, ना वो इसके ऊपर बात करें। ये बहुत अलमिये की बात है कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे जो इंसाफ देने वाली अदालत है उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं और इंसाफ की अदालत जो है वो खामोश है। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है जो माजी की बात की मलिक क़य्यूम साहब की। बिल्कुल मलिक क़य्यूम साहब ने इस्तीफा दिया और उनके ऊपर बहुत उनकी जो टैप आई थी उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर मुस्ताफी वो हुए, मगर आज आप देखें उससे अगले दिन
बहुत सारे जज जिनके कॉन्डक्ट के ऊपर एतराज होता है वो उससे अगले दिन उस बेंच पे बैठते हैं, फैसला करते हैं। वो जो गुफ्तगू सामने आती है उस गुफ्तगू के बिल्कुल उसके मुताबिक जो है लेकिन वो फैसले। इसमें ये जरूरी है पहले कि तहकीकात हो, ये पता चले कि ये टेप्स ओरिजिनल है, जो गुफ्तगू है जिनकी है उन्हीं की है, ये पहले साबित हो जाए, उसके बाद फिर ये अगला मरहला है जिस पे आप दोनों निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन एक और बात, कल मीर साहब कही मरियम नवाज साहिबा ने सलीम साफी साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा है कि अभी भी इमरान खान साहब की जुडिशरी में कुछ लोगों की तरफ से सहूलतकारी हो रही है, वो फैज़ की बाकियात हैं, यानी कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट पे वो डाल रही है कि उनकी बाकियातें सहूलतकारी हो रही है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, कैसे देखते हैं, क्या ऐसा है कोई मामला, क्या इस बात से ये अखज़ किया जा सकता है कि इमरान खान को बार बार अदलिया बुलाती है कि आप पेश हो, इमरान खान नहीं हो रहे, जो कि शायद कल हो जाए? क्या आपको लग रहा है ऐसे कोई मामला हैं जो इल्ज़ाम में कुछ सदाकत है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा तो अब ये बात कर रही है ना, हम तो ये बात बहुत पहले से कर रहे हैं। और जब हम ये बात करते थे तो कहा जाता था कि जी आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप गद्दार हैं। कौन नहीं जानता कि जब एक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वकार सेठ साहब, जब उन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक फैसला दिया था, तो उस वक्त वकार सेठ साहब के खिलाफ इमरान खान साहब की हुकूमत के वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको पागल और ज़हनी मरीज करार दिया। और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के यही जज थे मुज़ाहिर नकवी साहब, इन्होंने उस स्पेशल कोर्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जिसने मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया था। और ये सीनियर भी नहीं थे। और फिर उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, और ये अकेले नहीं थे, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से भी बहुत से लोग लाए थे। तो ये राना सनाउल्लाह साहब जो है बताए ना कि ये तो उस कमीशन के मेंबर हैं, वो जो पार्लिमानी कमीशन है, वो पार्लिमानी कमीशन में क्या हुआ था, किस तरह ये सब कुछ हुआ था। तो ये कोई मरियम नवाज शरीफ साहबा ने नई बात नहीं की। आज अगर वो कह रही हैं जी कि अदलिया में फैज़ की बाकियात हैं, तो मैं ये भी कहने की जिसारत करूंगा कि फैज़ की बाकियात सिर्फ अदलिया में नहीं है। फैज़ की बाकियात तो मुस्लिम लीग नून में भी मौजूद हैं, और फैज़ की बाकियात तो पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले शाहिद हकान अब्बासी साहब ने मुझे ही एक इंटरव्यू दिया, और उसमें कहा जी कि जब जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन का मसला था, तो सिवाय मेरे और नवाज शरीफ साहब के सारी मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि बाजवा साहब जो है ना उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो बाजवा साहब जो है वो उनको अगर एक्सटेंशन मिलती तो आपको पता है कि फिर फैज साहब जो हैं उनको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। तो फैज साहब और बाजवा साहब बिल्कुल एक थे। और फैज साहब की बाकियात सिर्फ जुडिशरी में नहीं है, फैज साहब की बाकियात जो है वो मुस्लिम लीग नून में भी हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा को चाहिए कि वो थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और अपनी पार्टी से भी फैज की बाकियात खत्म करें। अच्छा मीर साहब, लेकिन ये सारा मामला जो हुआ है, अब ऑडियो लीक्स का आना, ये सब कुछ होना, इस पे आबिद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सरबरा हैं, उन्होंने कहा ये मामला सारा इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अदलिया ने ये हुक्म दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद ये चीजें सामने आई हैं। तो आपको लग रहा है इस वक्त जो कोर इशू है वो यही है कि पीटीआई इलेक्शन चाहती है और हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती, लिहाजा ये सब कुछ इस वक्त जो हमारे सामने आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है? देखें, मैं तो जब भी पूछता हूँ राना सनाउल्लाह साहब से कि आप इलेक्शन से तो नहीं भाग रहे, कह रहे हैं कि जब मर्जी इलेक्शन करवा दे। तो कुछ उनकी पार्टी में हैं ऐसे लोग जो कहते हैं जी कि फिलहाल इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मेन लोग हैं उनकी पार्टी के, मसलन जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर हैं, जिस तरह के ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, ये सारे तो कहते हैं कि अगर आज इलेक्शन करा दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तासुर जरूर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेन जो इशू है, मेन इशू ये है कि पहले जरा एक फैसला हो जाए कि पिछले साल अप्रैल के बाद से जो वाकयात हुए हैं उसमें आइन की खिलाफवर्जी किस किस ने की है। जो कहानी शुरू हुई थी तहरीक अदम एतमाद से, क्या वो तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी थी? और अगर गैर आइनी नहीं थी तो फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर आर्टिकल 5 के तहत पूरी की पूरी जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी उसको पाकिस्तान का दुश्मन कैसे करार दिया, और उस तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी क्यों करार दिया। और फिर आज जहां पे हम पहुंचे हैं, तो आज एक तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये जो पीडीएम है ये पाकिस्तान की दुश्मन है, पीडीएम कह रही है कि आप पाकिस्तान के दुश्मन है, और आप तो फवाद चौधरी साहब ने यह भी कह दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आप पाकिस्तान की हुकूमत का बायकॉट करें, जैसे कि आपने किसी जमाने में मोदी का किया था। तो अब आप बताएं कि सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो रियासत है उसको बदनाम करने पे तुली हुई है। तो अब कैसे इलेक्शन कैसे होगा इस माहौल में? अच्छा आसमा साहब, एक और तहरीक का आगाज कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया बुध से जेल भरो तहरीक का आगाज होगा। आज जराए से ये बात सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई
अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आएगा रज़ाकाराना तौर पे, तो हम उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्या पैमाना क्या होगा इस तहरीक की कामयाबी का, और क्या आपको लग रहा है कि लोग आएंगे, रहनुमा, वर्कर्स, और अरेस्ट हो जाएंगे? देखिए, लोग आए या ना आए, मगर इमरान खान साहब इससे पहले कौन सी कामयाब तहरीक चला सके हैं? बहुत सारे सवालात होंगे। जेल भरो तहरीक जो है ये बड़ी एक मुश्किल चीज़ होती है, और हमने माजी में देखा है ये सिविल नाफरमानी की ज़्यादा ये होती रही हैं तहरीकें। अगर आप माजी उठा के देखें तो क्या सिविल नाफरमानी होगी, वो किस तरह की होगी, ला कानूनियत किस लेवल पे लेके जाएंगे। और अभी फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट हामिद मीर साहब मेंशन कर रहे थे, तो उस सूरत में वो पहले अमरीकी सफीर से मिलते हैं, फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर मैं और आप अमेरिका के सफीर से जाके मिलेंगे तो वो कहेंगे रिजीम चेंज है, और रिजीम चेंज की वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है। ये मुलाकातें सहाफ़ियों की और सियासतदानों की नहीं होनी चाहिए, लेकिन तहरीके इंसाफ को सब चीज़ों की छूट है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान साहब खुद तो पहले जेल जाएं। पहले तो उनको खुद उनकी ज़मानत कैंसिल थी, अब वो शायद मंडे को जाएंगे, कल पेश होंगे या परसों पेश होंगे, ये उनकी मर्जी के ऊपर है। कौन सा मुल्क है जिसमें कि कानून का ये आलम हो कि रहनुमाओं की मर्जी पे छोड़ दिया जाए कि चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अपना कानून अपना रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता। आप इंसाफ की बात करते हैं तो ये कौन सा इंसाफ है कि आप सियासी रहनुमाओं के ऊपर छोड़ दें कि आपकी जब मर्जी होगी आप अदालतों में आएंगे और जब मर्जी होगी आप अदालतों में नहीं आएंगे। ये कौन सी फैशिज्म है या ये कौन सी ऐसी लाकानूनियत है जिसका जो कि एक शख्स की जो मंशा और मर्जी है उसके इर्द गिर्द जो है वो कानून घूमेगा। तो ये सवालात हैं, ये तल्ख हैं, इसके ऊपर बहुत तनकीद की जाती है, बहुत सारी चीजें सामने आती है, मगर ये सवालात अपनी जगह पे हैं। क्या ये रियायत मुझे या आपको मिलेगी या आम पाकिस्तानी को मिलेगी या किसी एक आम शख्स को मिलती है रियायत की उसकी टांग पे प्लस्तर है इसलिए वो अदालत में ना आए? तो पाकिस्तान में कानून और आइन का बहुत मजाक जो है वो बनाया जा चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि आइन को अपना और कानून को रास्ता लेना चाहिए, और उन जजों को भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से इतना वक्त दे सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। और अगर सवाल उठाया जाएगा तो जाहिर है उसके ऊपर बुरा मनाया जाता है, लेकिन सवाल अपनी जगह पे अहम है कि क्या आप हर ताकतवर शख्स को कि जिसका दिल चाहे वो नहीं आए, जनरल मुशर्रफ को रस्ते से आप गायब कर दें, आप उनको उनका गाड़ी का मुंह ही मोड़ दें, उनको आप अस्पताल ले जाएं, और दूसरे जो रहनुमा है वो कहें जी हमारा दिल नहीं चाह रहा इसलिए हम नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे अहम सवालात हैं। ये कोई अच्छी सूरत हाल इस वक्त नहीं है, और जेल भरो तहरीक का आगाज इमरान खान साहब को शायद ये इस बात की बिनक पड़ गई थी कि शायद उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, इसके बाद ही उन्होंने ये ऐलान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। इस्मा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बात हकीकत है, फवाद चौधरी साहब की अमरीकी सफ़ी से मुलाकात भी हुई, जो डेलीगेशन आया था अमरीका के डेलीगेशन आया था उससे भी मुलाकात हुई, और इससे पहले इमरान खान ये कहते थे कि क्या ज़रूरत है कि अपोजिशन के लोग मिलें, अमरीकन से मिलें, बाहर के डेलीगेशन से मिलें, अमरीकी सफ़ीर से मिलें, क्या ज़रूरत है उनको ये मिलने की। और अब तो ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि फवाद चौधरी साहब की जब मुलाकात हुई अमरीकी डेलीगेशन से तो उनसे ये भी पूछा गया कि बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इकॉनमी को बेहतर करने का क्या प्लान है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। एक तरफ PMLN ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदलिया पर दबाव बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ वकला बरादरी भी ऑडियो लीक्स के बाद अदलिया से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुबैना ऑडियो लीक्स में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूद जज का नाम सामने आने के बाद मुतल्लिका जज से इस्तीफे और मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने फैसला किया है कि इस्तीफा न आने की सूरत में पाकिस्तान बार काउंसिल मुतल्लिका जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक गैर रस्मी इजलास भी हुआ है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक जुमे को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में इजलास हुआ, जिसमें एक के अलावा तमाम दस्तयाब 14 जजेस मौजूद थे, और ऑडियो क्लिप्स का मौजू बनने वाले जज ने भी इजलास में शिरकत की। अब देखना होगा कि यह मामला आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ता है। इसके अलावा एक और मामला भी है जिसमें सियासी के साथ साथ कानूनी इख्तलाफ मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर में तलखी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए एक खत लिखा गया, जिसका इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सदर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिखा गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत की दावत दी गई, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार गवर्नर्स के पास है और सदर मुमलिकत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि अहम बात यह है कि सदर की जानिब से पीर को बुलाए जाने वाले इजलास से मुतल्लिक
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आज सेक्रेटरी ऐवान सदर को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि ऐवान सदर में होने वाली मुशावरती इजलास में इलेक्शन कमीशन शिरकत कर सकता। खत के मुताबिक इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम मुशावरती इजलास कल सुबह 9:30 बजे तलब कर लिया है, जिसमें ऐवान सदर में इजलास में शिरकत करने या ना करने का हतमी फैसला किया जाएगा। इस मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर ने। शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह खावर साहब, इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं, मुबैना तौर पे परवेज इलाही साहब एक जज साहब से बात कर रहे हैं, उसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। जरा बताइएगा कि कानूनी तौर पे इस केस में होना क्या चाहिए और क्या हो सकता है? शहजाद साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो भी मुतनाज़ा लीक सामने आई हैं ऑडियोज, उससे एक सवाल तो बहरहाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, उसकी इंटेग्रिटी का मामला इसमें इन्वॉल्व है और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। और इस पे जैसे अभी आपने फरमाया कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसने भी मुतालबा कर दिया मुअज़्ज़ज़ जज साहब के इस्तीफे का बसूरत दीगर उनका रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का। तो जब भी किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज के ऊपर ऐसी इल्ज़ाम आता है तो फिर वो तो तरीक़ाकार तो फिर वो आर्टिकल 209 में जो है वो दर्ज है कि वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उसकी तहकीक कर सकती है। इससे पहले भी ये जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, जब ये हाई कोर्ट के जज थे तो उस वक्त भी इनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया था, लेकिन वो कार्रवाई करने के बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो वापस कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था। तो इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है। एक बात मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि 1997 में जब वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और कासिम जरदारी साहब के हवाले से भी लीक सामने आई थी और फिर उसको बड़ा तनाज़ा बना था SGS को टेक्ना केस में, उसमें फिर उसको जो बेनज़ीर भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब को जो सजा हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उसमें वो टेप्स पेश की गई थी और उन टेप्स की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि ये बायस जजमेंट है और उसको उन्होंने सेट असाइड किया और उसको दोबारा ट्रायल के लिए वापस भेज दिया था। तो अब ये मामला जो है वो बहरहाल तहकीक तलब ज़रूर है। अगर ये मुबैना लीक्स जो है अगर गलत हैं, इंजीनियर्ड हैं या अगर डॉक्टर्ड हैं, जैसे कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी कहा, इसकी तहकीक होना भी ज़रूरी है। और अगर इसमें कुछ हकीकत है तो फिर कानून आइन को अपना रास्ता जो है इसमें एक मौक़िफ़ इमरान खान और तहरीक इंसाफ का भी है। वो कह रहे हैं अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए, अदलिया पे दबाव डालने की कोशिश है। वो समझते हैं क्योंकि इलेक्शन की तरफ मामले को लेके जाना चाहती है अदलिया के 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो, इसलिए ये सब कुछ दबाव डाला जा रहा है। तो क्या इस किस्म की अगर कोई ऑडियो लीक्स आती है, कानूनी हैसियत है इसकी, इन लीक्स की? देखिए, बात यह है कि मैंने जैसे अर्ज किया, इसकी एक मिसाल मौजूद है कि SGS को टेक्ना केस में ये वीडियो, वो जो ऑडियो जो थी वो कैसेट्स की शक्ल में, रिकॉर्डिंग्स में, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना था और उन्हीं से उन्होंने इन्फ्रेंस ड्रॉ की थी और उन्होंने ये कहा था कि बनज़र ज़ाहिर जो है वो जो जजमेंट थी SGS को टेक्ना में, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब को सजा हुई थी, उसमें बायस का एलिमेंट जो था, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो सेट असाइड हुई, जजमेंट वापस गया केस। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक ये है, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए कि जो हाजिर सर्विस जजेस हैं सुपीरियर जुडिशरी के, क्या उनके टेप जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड होती है? अगर वो रिकॉर्ड होती है तो उसकी क्या आईनी कानूनी हैसियत है? एक तो वो बज़ाहिर गैर कानूनी है, लेकिन अगर एक चीज़ सामने आ गई और उससे एक तनाज़ा फैल गया और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे मुल्क की बड़ी अदालत है उसकी इंटेग्रिटी जब स्टेक पे है, तो इसको हर दो सूरत में तहकीक होना इसकी बहुत लाजम है। अगर ये अनअटेंडेड रहा तो सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो बहुत सारे सवालिया निशानात जो हैं वो उठते रहेंगे। और शाह खावर साहब, एक और मामला है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर अगर होने हैं तो कौन देगा? गवर्नर कहते हैं क्योंकि मैंने असेंबली तहलील नहीं की लिहाजा मैं डेट नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि डेट देने का इख्तियार हमारे पास भी नहीं है, और जब सदर पाकिस्तान उनको मुशावरत के लिए बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका इख्तियार सदर के पास भी नहीं है। तो फिर ये इलेक्शन की डेट का मामला तय कैसे पाएगा? 90 दिन के अंदर इंतखाबात तो होने हैं आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन होंगे कैसे जब कोई डेट देने के लिए तैयार नहीं है? आइन जो है वो बड़ा क्लियर है, उसमें यह है कि अगर सूबाई असेंबली वजीर आला की एडवाइस के ऊपर डिसॉल्व हुई है, चाहे वो उसको गवर्नर ने उसको डिसॉल्व किया है या नहीं किया, क्योंकि जब वो ऐसी जो एडवाइस जाती है चीफ मिनिस्टर की तरफ से तो वो 48 घंटे में अगर उसको आंसर न भी किया जाए तो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। उस सूरत में
जो गवर्नर हैं उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो डेट देनी होती है कि किस डेट को इलेक्शन का इनेकाद होना है सूबे में। तो इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा वाज़ेह तौर पे जो सदर मुमलिकत को भी जवाब दिया है, उसमें उन्होंने इसी चीज़ को वाज़ेह किया है कि सूबाई असम्बलियाँ जब तहलील होती हैं वज़ीर आला की एडवाइस के ऊपर, तो गवर्नर ने उस पर डेट देनी है। हाँ, उस पर इलेक्शंस के लिए जो इंतजामात करने हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है, और यही सूरत जो है कौमी असेंबली में है। नहीं साहब, मुझे अगर मुख्तर से बता सके, फिर अब डेट देगा कौन? अगर और गवर्नर ही नहीं डेट देनी, और अगर वो नहीं देते तो इलेक्शन नहीं होंगे, इसका मतलब? ऑफ कोर्स वो तो नहीं हो सकते, क्योंकि आईनी तकाजा है। अब गवर्नर अगर वो डेट नहीं देते तो उसके क्या आईनी और कानूनी मुज़म्मरात होंगे, वो तो मामला फिर जाहिर है कि सुपीरियर कोर्ट्स में ही जाएगा और सुपीरियर कोर्ट्स ही उसको डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। रुकते हैं एक ब्रेक, इसके बाद एक और मौजूद पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ आजकल ट्विटर पे बहुत सरगर्म है, और हम जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ सिर्फ हुकूमत के सीनियर तरीन वजीर ही नहीं है, बल्कि पार्टी में भी बड़ी अहमियत रखते हैं। लेकिन उनके हालिया ट्वीट्स पढ़कर और बयानात सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन के एक रहनुमा है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयानात और ट्वीट्स में कई अहम मसाइल की निशानदेही की है, समाजी मसाइल को उजागर करने की कोशिश भी की है, मगर वो शायद ये भूल गए हैं कि वो इस वक्त ऑपोजिशन में नहीं है, बल्कि हुकूमत के अहम वजीर हैं। इसलिए सिर्फ मसाइल की निशानदेही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी हुकूमत को इन मसाइल का हल भी निकालना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कल एक ट्वीट में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी पर तनकीद की और उन्हें अशराफिया करार दिया। नजम सेठी ने पीएसएल को दहशतगर्दी के खतरात से मुतल्लिक एक ट्वीट की, जो उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दी। इस पर ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि यह शख्स स्टेट सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मवाजना पीएसएल से कर रहा है। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे हमला हलाल है और पीएसएल पे हराम। यह है हमारी अशराफिया, सिर्फ अपना मफाद अजीज है। कौमी सलामती और कीमती जाने डिस्पोजेबल हैं। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि ख्वाजा आसिफ नजम सेठी को अशराफिया तो कह रहे हैं, लेकिन ये वो अशराफिया है जिनके ख्वाजा आसिफ के कायद नवाज शरीफ से गहरे ताल्लुकात हैं। नून लीग ने पहले इन्हीं को पंजाब का निगरान वजीर आला बनाया था, फिर चेयरमैन पीसीबी बनाया, और कुछ माह पहले पीसीबी के आइन को तब्दील करके रमीज राजा को मुद्दत पूरी होने से पहले चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से हटाया और उनकी जगह नजम सेठी को चेयरमैन बना दिया, जिन्हें आज वो अशराफिया कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, अगर नजम सेठी वो अशराफिया हैं जिन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज है, तो इस अशराफिया को आपकी जमात की सरपरस्ती हासिल है। और ये तो आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आपकी जमात को अहम ओहदों के लिए इसी अशराफिया का ख्याल क्यों आता है। इसके अलावा पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट जिसमें IMF से मंसूब एक बयान में लिखा गया था कि पाकिस्तान में 200 गोल्फ क्लब सरकारी खर्च पर चल रहे हैं। इस पर ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि ये क्लब्स अरबों डॉलर की सरकारी जमीन पर बने हैं। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद और लाहौर गोल्फ क्लब्स का नाम लिए बगैर कहा कि एक क्लब और गोल्फ कोर्स खरबों की जमीन पर है और हुकूमत को किराया सिर्फ 5,000 रुपए देते हैं। गरीब के घर और बस्तियां हुकूमत बुलडोज कर देती है, ऐसे माशरे तबाह हो जाते हैं। और इसी किस्म की बात ख्वाजा आसिफ ने कल एक सेमिनार से खिताब में दी। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिसमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है। इस मुल्क ने जो सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब भी बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उतर सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, उसका 5,000 रुपया किराया है महीने का, और यहाँ पे गरीबों की झुग्गियां जो हैं, गरीबों की बस्तियां जो हैं, उस पर बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बना सके। ख्वाजा आसिफ साहब खरबों की जमीन पर चंद हजार रुपए के किराए को कौमों की तबाही का सबब करार दे रहे हैं, मगर अहम हुकूमती वजीर होते हुए इसकी दुरुस्तगी के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। और ऐसे वक्त में जब हुकूमत टैक्सेस बढ़ाकर आम आदमी पर एक के बाद दूसरा बोझ डालने का फैसला कर रही है, तो ऐसी कौन सी रुकावट है जो हुकूमत को इन क्लब से ज्यादा किराया लेने से रोक रही है, जबकि इनमें से बाज क्लब्स तो ऐसे हैं जो कि वफाकी हुकूमत के मातहत हैं। इसके अलावा कुछ रोज पहले इस्लामाबाद की रिहायशी इलाके में चीते के शहरियों पर हमले के केस में, जिसमें एक साबिक फौजी अफसर का नाम आ रहा था, उस पर इस्लामाबाद पुलिस ने नामालूम फर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो ख्वाजा आसिफ ने तंजिया ट्वीट किया कि नामालूम फर्द की जगह ज्यादा मुनासिब और काबिल तहसीन होता कि चीते के खिलाफ पर्चा दे दिया जाता। और फिर यही बात कल उन्होंने एक तकरीब में भी। वो एक चीता जो है बाहर निकल के वो एक बंदा मार दिया, उसने कुछ को जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है, बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है, उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था।
हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मुंडे हाल भी नहीं पता लगाएगा। ये कानून का हाल है इस मुल्क के अंदर। ख्वाजा आसिफ साहब इस मामले पर भी तंज कर रहे थे, मगर अहम बात यह है कि जिस इलाके में ये वाकया पेश आया वो इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद में किसी और की हुकूमत नहीं बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी जमात की हुकूमत है, और जिस पुलिस ने नामालूम फर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया वो भी उनकी हुकूमत के मातहत है। इसलिए ख्वाजा आसिफ को अगर नामालूम फर्द के खिलाफ मुकदमे पर एतराज़ है तो बेहतर यह है कि वो ट्विटर पर बयानबाजी के बजाय अपने वजीर दाखिला से एक्शन लेने का मुतालबा करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ की ये ट्वीट्स पढ़कर और उनके बयानात सुनकर इमरान खान का वो दौर याद आता है जब वो बताते थे कि उनकी बीवी उन्हें याद दिलाती है कि वो इस वक्त ऑपोजिशन में नहीं है बल्कि मुल्क के वजीर आजम है। तो शायद ख्वाजा आसिफ को याद दिलाने की जरूरत है कि इस वक्त वो ऑपोजिशन में नहीं है बल्कि हुकूमत में। जब मौका मिलता है टीवी देखने का तो मैं टीवी देख रहा होता हूं, कुछ जुल्म टीवी पे देखता हूं, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूं देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इतनी देर 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ख्वाजा आसिफ भी इस वक्त ऑपोजिशन में नहीं है, हुकूमत में है। जुर्रत दिखाएं और जिन बातों को वो गलत समझते हैं उस पर एक्शन लें। इसके अलावा एक और मामला है, मरीम नवाज साहबा मुसलसल ये बयानियां बना रही हैं कि 28 नवंबर 2022 से पहले उनकी हुकूमत नहीं थी, पीडीएम की हुकूमत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त साजिशों का बाजार गर्म था। ये बात वो पहले भी कर चुकी हैं और कल जिरगा पे जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें भी उन्होंने यही गुफ्तगू दोहराई है। हमारी हुकूमत को गिना जाए 28 नवंबर से। 28 नवंबर 2022 में हमारी हुकूमत आई थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो साजिशों का बाज़ार गर्म था और वो अपनी मर्ज़ी की तैनाती के लिए, और जिन लोगों ने तैनाती के लिए पिछले 5 साल में उन्होंने अगले 12 साल का प्लान बनाया हुआ था, वो फुली एक्टिव थे। और मुस्लिम लीग नून को हर किस्म की मुश्किल का भी सामना था। अब यही बात मरीम नवाज साहबा पहले भी कर चुकी हैं कि 28 नवंबर से पहले उनकी हुकूमत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रल्स जो है वो साजिश कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि आपको किसने कहा कि जनरल कमर बाजवा जो है वो रिटायर होना चाहते थे 28 नवंबर को। फिर तलाल चौधरी ने भी हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि 28 नवंबर से पहले कभी हमें कहा जाता था कि हुकूमत ख़त्म कर दे, कभी कहा जाता था हुकूमत जारी रखे। लेकिन ये वो बयानिया है जो 28 नवंबर के बाद या पिछले 1-2 हफ्ते में बनाया गया है, लेकिन उससे पहले यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ अर्सा पहले से लेकर 28 नवंबर 2022 तक मुसलसल पीडीएम हुकूमत, पीडीएम रहनुमा ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, हमें फ़ख्र करना चाहिए वो न्यूट्रल हो चुके हैं, और अगर वो न्यूट्रल हो चुके हैं तो फिर उन पर तनकीद क्यों होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ये कह रहे होते थे कि न्यूट्रल होना जो है गलत है, जानवर से तशबीह देते थे। लेकिन पीडीएम का हर रहनुमा आके ये खुद कहता था, इवन मरीम नवाज साहबा ये कहती थी कि हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है। तकरीबन 1 साल तक कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और अब कह रहे हैं कि 28 नवंबर से पहले साजिशें हो रही थी, हमारी तो हुकूमत ही नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।